Hello and welcome. In this lecture, we will discuss further about the topic of exact differential equations. अभी तक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, let's discuss briefly what we have done so far. हमें इक्वेशन दी होती है इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये इक्वेशन एग्जैक्ट है अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो तो, मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर डी यू किसी u फंक्शन का, वेयर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, उसका डिफरेंशियल है, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तब हम कहते हैं कि जो ये इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो वो एग्जैक्ट है। और ये हमने यहाँ पे आगे के केसेस देखे थे कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स वो डी एक्स वाई इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एंड इस तरीके से ये नीचे वाला केस ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, और ये हमने देखी थी कंडीशन कि जब एम एन और एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सारे कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं एक्स और वाई में, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तभी एग्जैक्ट होगी अगर एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एन के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इक्वल है। और उस केस में सॉल्यूशन इस तरीके से हम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एम एज्यूमिंग वाई एज ए कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वो वाली टर्म्स एन की जो कि एक्स को इन्वॉल्व नहीं करती, उनकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, और ये इसके साथ इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन आई थिंक हमने डिस्कस किया था, बाकी दो मैंने आपको बोला था इन ये 1.2 और 1.3 आपने आई थिंक आपने ट्राई कर भी लिए होंगे। और उसके बाद हमने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बाय यूजिंग बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मतलब बाय इंस्पेक्शन हमने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है उस मेथड के बारे में हमने ये डिस्कस किया था। ये टेबल है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब जैसे टर्म्स हैं वो इस तरीके की टर्म्स डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगी तब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, और इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं वो हम ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन किए थे, बाकी मैंने आपको बताया था कि आपने आई थिंक आपने भी ट्राई कर लिए होंगे। और आगे जो है आज हम डिस्कस करेंगे ये जो देयर आर 5 रूल्स एक्चुअली टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। मतलब कि जो हमने पहले दो लेक्चर्स में जो काम किया है, अगर वो जैसे कि अगर जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन फाइंड आउट करना भी पॉसिबल नहीं है, तब हम इन रूल्स के ऊपर आते हैं। और इसमें भी हम जो पहला रूल है, रूल 1 है, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस रूल को पहले पढ़ लेते हैं। इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इज द होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, अगर ये इक्वेशन एक्स और वाई दोनों में होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शंस हैं ऑफ द सेम डिग्री इन x एंड y, तो उस केस में 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई दिस इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एम एक्स प्लस एन वाई ज़ीरो हो जाएगा देन दिस मेथड फेल्स। और दूसरी बात ये कि दिस मेथड, यहाँ पे आई नहीं आएगा, दिस मेथड आई एच नहीं आएगा एक्चुअली में, दिस मेथड सुटेबल, सॉरी यहाँ मेथड के बाद स्पेस आ जाएगी, स्पेस आई थिंक ये स्पेस की मिस्टेक है, वो नहीं है, तो मैं उसको यहाँ पे करेक्ट कर दूँगा बेटा जब आपको ये नोट्स मैंने प्रोवाइड करने हैं। और दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन एम एक्स प्लस एन वाई कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म, अदरवाइज इट इज़ बेटर टू पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब अगर ये एम एक्स प्लस एन वाई जो है उसमें एक ही टर्म है तभी ये सुटेबल है, नहीं तो हम ये मेथड लगाते हैं v यहाँ पे जो है वो वेरिएबल है जो कि x के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्वेश्चन की। स्टेटमेंट है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज गिवन बाय वाई क्यूब माइनस 2yx स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy स्क्वायर
माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सोल्यूशन में हम इसको दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई क्यूब माइनस 2yx स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको सॉल्व करना है। तो जब भी इसको सॉल्व करना होगा, ये इक्वेशन एक्चुअल में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की इक्वेशन है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कंपेयर इट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो कंपेयर करेंगे, देन वी गेट m इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 2yx स्क्वायर एंड n जो है दैट विल बी इक्वल टू 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो ये m और n दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए हम यहाँ पे इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम m का पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं। यहाँ पे जो m का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, दैट विल बी 3y स्क्वायर माइनस, यहाँ से y का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x स्क्वायर, और जो n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी, यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 2y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से वी विल हैव 3x स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि जो m का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज नॉट इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये 3y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है, ये 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 से। सो दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो मतलब जो पहला मेथड है एग्जैक्टनेस वाला, वो हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। और दूसरी बात ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस केस में, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ टर्म्स हैं उसमें एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है या एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्चुअली में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसी कोई टर्म्स जो हैं वो नहीं इन्वॉल्व। क्योंकि जब ऐसी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं तब हम बाय इंस्पेक्शन जो है वो वहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये मेथड हमने किया हुआ है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरीके की टर्म्स इन्वॉल्व हों तो उस केस में हम इस तरीके से बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन इस जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये पॉसिबिलिटी नॉट इजी टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। तो फिर हम रूल 1 पे आएंगे। अब हम रूल 1 पे आते हैं, क्योंकि बेटा यही प्रोसीजर आपने ऐसे फॉलो करना है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता होगा कि कौन सा जो मेथड लगेगा, तो आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। पहले आपने एग्जैक्टनेस चेक करनी है कि क्या गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आपने कोशिश करनी है चेक करने के कि आप बाय इंस्पेक्शन उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वैसा ही पॉसिबल नहीं है तो ये 5 रूल जो हैं उसमें से पहले रूल 1 आपने देखना है कि क्या रूल 1 की कंडीशंस फुलफिल होती हैं, नहीं तो रूल 2, अदरवाइज रूल 3। तो इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन हम रूल 1 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो रूल 1 के लिए ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रूल 1 इसमें फुलफिल होगा ही। क्योंकि आगे हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि रूल 1 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना है। और इस केस में हम देखते हैं, अब क्योंकि रूल अब यहाँ पे इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है, और इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फाइंड आउट करना वो भी ईजी नहीं है। तो हम रूल 1 के ऊपर जाएंगे, और रूल 1 क्या है? रूल 1 है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को सॉल्व करने का, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने का, ये वाला रूल हम बात कर रहे हैं कि m और n जो है वो होमोजेनियस फंक्शन हो। अब इस केस में आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं साथ साथ कि यहाँ पे जो m है, m क्या है? m एक्चुअल में है वाई क्यूब, क्योंकि जो dx के साथ वाली टर्म है दैट इज़ वाई क्यूब माइनस 2yx स्क्वायर। और ये यहाँ पे अगर हम सपोज एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, देन वी विल गेट हियर y माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस
here we will have 2 और यहाँ पे y minus x, which means it will be in this form x cube some function of y by x. और यहाँ से ये क्लियर है कि ये जो m है दैट इज़ दी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री 3, क्योंकि यहाँ पे 3 बाहर है. आप x क्यूब के बजाय आप y क्यूब भी बाहर यहाँ पे लिख सकते हो, तब भी वो फंक्शन जो है होमोजीनियस होगा. वैसे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. सो दिस इम्प्लाइज दैट m is homogeneous function of x and y. और अगर हम n की बात करें, n जो है दैट इज 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. इसमें भी अगर हम एक्स क्यूब कॉमन लें देन वी विल हैव 2y बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ अगेन ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब, और इसको से g ऑफ y बाई एक्स. तो यहाँ से ये भी क्लियर है. सो दिस इम्प्लाइज दैट n इज आल्सो homogeneous function of x and y of डिग्री 3. यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऑफ डिग्री 3, मतलब दोनों की डिग्री सेम है, ऑफ डिग्री 3, और यहाँ पे भी ऑफ डिग्री 3. और इसलिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों होमोजेनियस फंक्शन है तो रूल 1 को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं. और रूल 1 का जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर mx प्लस ny 0 नहीं हुआ इस केस में, तो उस केस में तब हम कह सकते हैं कि 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. तो एक्चुअल में अब यहाँ पे हम एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाउ एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू, पहले m की वैल्यू लिखेंगे. m की वैल्यू है वाई क्यूब माइनस 2y एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस n की वैल्यू है 2xy स्क्वायर minus x cube into y. So here we will get xy cube minus 2x cube y, and here we have 2xy cube minus x cube y. तो उनको जब इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो xy cube, this is 2xy cube, so we have 3xy cube minus 3x cube y, और विच इज़ क्लियरली नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है. सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 बाई 3, रूल 1 के अकॉर्डिंग 1 बाई 3xy क्यूब माइनस 3x क्यूब वाई, विच इज़, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि यहाँ पे x और y कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. और जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार हमें पता लग गया, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो गिवन इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग द अबव इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय 1 मतलब जो गिवन इक्वेशन है वी गेट, तो जो गिवन इक्वेशन है उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट, हियर वी हैव वाई क्यूब, क्योंकि गिवन इक्वेशन में यही है, वाई क्यूब माइनस 2y एक्स स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगी ये वाली टर्म, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगी टर्म, 3xy वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस जो डी वाई के साथ वाली टर्म है दैट इज 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3xy वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज्यूमिंग वाई एज ए कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है ये मेथड, प्लस ये जो है इसमें वो वाली टर्म्स हम लेंगे जो कि एक्स को इन्वॉल्व नहीं करती, उनकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. तो हम प्रोसीड करते हैं आगे. यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन y कांस्टेंट ज्यूम करेंगे,
इस सारे फैक्टोरियल इंटीग्रेशन वाई क्यूब माइनस 2y एक्स स्क्वेयर अपॉन 3xy वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इसमें वो वाली टर्म्स लेनी है जो कि x को इन्वॉल्व नहीं करती, और उसको वो वाली टर्म्स लेने के लिए हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कौन सी टर्म्स आएंगी। थोड़ा सा इसमें हम रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये वाली टर्म है, इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये बेटा रफ वर्क है, मैं अलग से यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। तो ये वाली जो टर्म है इसमें से वो वाली टर्म्स लेनी है जो कि एक्स को इन्वॉल्व नहीं करती, और उसमें आप देखिए ये 3 तो बिल्कुल बाहर आ जाएगा कॉमन, क्योंकि ये एक्चुअल में यहाँ पे +1/3 इंटू ये सारी टर्म है। तो इसमें से इसको अगर हम अब इस वाली टर्म को अगर हम देखें ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज एक्चुअली 2xy² माइनस एक्स क्यूब ओवर यहाँ पे कितना xy² माइनस एक्स क्यूब। तो एक्चुअल में यहाँ पे x कॉमन है ऊपर भी, यहाँ पे क्योंकि अगर हम x कॉमन लें ऊपर तो ये रह जाएगा 2y² माइनस एक्स क्यूब, और वो x से कट जाएगा, मतलब यहाँ पे x जो है वो हम यहाँ पे x जो है यहाँ पे x² मतलब x कॉमन आ गया यहाँ से, और नीचे तो x है ही ये वाला, तो x से जब x कटेगा वो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, तो फिर हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में ये टर्म रह जाएगी 2y² माइनस एक्स स्क्वेयर, नीचे डिनोमिनेटर में रह जाएगी टर्म y इंटू y² माइनस एक्स स्क्वेयर। और इसको हम फर्दर जो है इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लिखें दिस इज y² माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि 2y² है, 2y² को हम y² प्लस y² करके लिख सकते हैं, तो इस तरीके से अगर लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y इंटू y² माइनस एक्स स्क्वेयर। और इसको फर्दर हम दो हिस्सों में अब तोड़ देते हैं, क्योंकि इट कैन बी रिटन एज y² माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर y इंटू y² माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग कर दिया न्यूमरेटर का, ये वाला पार्ट अलग कर दिया, प्लस y² ओवर y इंटू y² माइनस एक्स स्क्वेयर। और इससे होगा क्या, इससे जो है ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/y प्लस y² ओवर y इंटू y² माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो बेटा कि जो dy वाली टर्म थी, dy के साथ वाली टर्म है जिसमें 1/3 तो है ही, यहाँ पे आपने देखना है कि 1/3 तो हम ले ही रहे हैं इसमें, और ये वाली टर्म जो है वो दो हिस्सों में बट गई है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, और ये वाली टर्म जो है वो x वाली टर्म्स को इन्वॉल्व नहीं करती, यहाँ पे x वाली टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। आप चाहे इसको आगे फर्दर भी अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप इसको अगर आपने इसको आगे फर्दर करना है सॉल्व, ये y से एक y कट जाएगा, और ये वाली टर्म को अगर आप फर्दर आप इसको तोड़ना चाहोगे तो दो इसके पार्ट्स बन जाएंगे। थोड़ा सा आपको समझा दूँ यहाँ पे कि अगर इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे ये टर्म तो आएगी, प्लस एक टर्म आ जाएगी जिसमें यहाँ पे y/x होगा, दूसरी टर्म आएगी जिसमें कि जो यहाँ पे नीचे वाली टर्म है वो y प्लस एक्स होगी बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आपने ये किया होगा पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमें ऐसी कोई टर्म नहीं मिलेगी कि जो कि x के ऊपर x को इन्वॉल्व ना करे, यही टर्म है जो कि x को इन्वॉल्व नहीं करती। यहाँ से अगर हम इसको फर्दर अगर आप इसको तोड़ोगे इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन का करोगे, तब भी x वाली टर्म्स तो इन्वॉल्व होंगी। तो इसका मतलब इसको यहाँ से सिर्फ यही टर्म हमें मिलती है 1/y इस वाले पार्ट से, 1/3 तो ऑलरेडी है ही, तो ये चीज़ आपने समझनी है। ये आपने सिर्फ रफ वर्क आपको समझाने के लिए आपने वहाँ पे क्वेश्चन में आपने करके नहीं दिखाना, जस्ट आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से आपके पास जो टर्म आएगी यहाँ पे दूसरे जो dy के साथ वाली टर्म है उसमें से ये 1/y ही है जो साथ में इसके 1/3 भी होगा, जो कि जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 साथ में 1/y, क्योंकि ये वाली टर्म है इसकी जो कि x के पार्ट को इन्वॉल्व नहीं करती, इंटू dy इज इक्वल टू 0। और इसके बाद अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस केस में भी यहाँ पे अगर हम y यहाँ पे कॉमन लें, आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी अगर हम इसका रफ वर्क करें या इसको यहीं पे क्लियर भी आप कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में वी विल गेट हियर इंटीग्रेशन ऑफ
this here we have y कांस्टेंट. यहाँ से अगर आप y कॉमन लो, यहीं पे आप इसको लिख सकते हो, y कॉमन आया तो ये y स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो y बिल्कुल ही बाहर, ये वाला स्टेप बनेगा. और यहाँ से आप y से जब y कैंसिल कर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप में वी हैव y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर 3x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx प्लस ये वाली टर्म 1/3. यहाँ पे हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें देन log ऑफ y विद मॉड हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन y एज्यूमिंग कांस्टेंट, एंड हेयर क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्र माइनस 2x स्क्र है, इसको हम दो हिस्सों में बांट देंगे, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र. तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं एक बार, डिवाइडेड बाय 3x वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र विद रिस्पेक्ट टू x, और लॉग ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू c. और इसको फर्दर हम दो हिस्सों में अब लिखेंगे अलग अलग करके, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर 3, ये 3 हम बिल्कुल बाहर लिख लेते हैं, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे वी हैव x वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स, और यहाँ पे अच्छा इसको माइनस एक्स स्क्र है यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्र ओवर x वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र सारा ब्रैकेट में dx प्लस 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू c. और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, यहाँ पे x एक x से कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 से थ्री से थ्रू आउट अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. तो हेयर वी हैव 1/x की इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1/x रहेगा, और यहाँ पे x ओवर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, क्योंकि एक x जो है वो कैंसिल हो जाना है, इसकी इंटीग्रेशन प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3c हो जाएगा, 3c विच इज़ अगेन अ कांस्टेंट, उसको हम c1 मान लेते हैं. यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, मेंशन कर सकते हो, वेयर c1 इज 3c, ये कांस्टेंट है. इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे 1/x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ x मॉड में माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अभी नीचे वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव -2x है, यहाँ पे एक और माइनस तो है ही, अगर यहाँ पे 2 अपनी तरफ से लिखें मल्टीप्लाई में 1/2 में, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होगा, तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इसका मॉड, साथ में यहाँ पे 1/2, क्योंकि जो हमने 1/2 यहाँ पे लिखा जैसे भी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे भी 2 और नीचे भी 2, ये नीचे वाला 2 है क्योंकि ऊपर वाला 2 जो है वो डेरिवेटिव में उसमें कंज्यूम हो जाना है. और फिर आगे दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू c1. इसको जब हमने सिंप्लीफाई करना है फर्दर, 2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे देन वी विल गेट 2 ऑफ लॉग ऑफ मॉड x प्लस लॉग ऑफ वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू c1. और यहाँ पे 2 जो है वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि n टाइम्स लॉग m का मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ m टू द पावर n. तो उस हिसाब से यहाँ पे मॉड x का स्क्वायर, और मॉड x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको हम x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे ये लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ही, और यहाँ पे लॉग ऑफ सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1. और क्योंकि ये सारी टर्म्स लॉग में हैं और ऐड हो रही हैं तो उनको हम यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, इस सारे का मॉड इज इक्वल टू c1. So it implies that
mod of x square y square minus x square into y square, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, y square minus x square into y square is equal to a to the power c1। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो अपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे दिस इज द एक्सप्रेशन x square y square minus x square इन ब्रैकेट y square, इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रोपोजिशन है उसको डिस्कस करेंगे कि अगर वी हैव कोई फंक्शन, सपोज f कोई फंक्शन है विच इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, मतलब f जो है वो उसकी डोमेन r है और जो को डोमेन है वो भी r है, R कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट f इज कॉन्टीन्यूस एंड जो मॉडुलस वैल्यू है f की इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है देन दिस इंप्लाइज दैट f इज कांस्टेंट। कि जब हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो रियल वेरिएबल का जो कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूस सच दैट कि जो उसकी मॉडुलस वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो उसके इसमें f भी कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे ये जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं वो रियल वेरिएबल्स ले रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं रियल वेरिएबल के ही। और दिस इज क्लियरली द पॉलिनोमियल इन द रियल वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स एक्स वाई में पॉलिनोमियल है। और हमें पता है कि जितने पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टीन्यूस फंक्शन होती हैं। सो दिस इज द कॉन्टीन्यूस फंक्शन, कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल सच दैट इसका जो मॉड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ई कांस्टेंट है इसका मतलब ई की पावर कुछ भी लेंगे वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मॉड कांस्टेंट है। दिस मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इन टू वेरिएबल्स ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट स्टेप है इस स्टेटमेंट को यूज करके हम यहाँ पे लिखते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर minus x square into y square is equal to k, where k is some constant. So this is the final answer in this case. In the next lecture we will discuss the जो second rule है, third rule, fourth rule, fifth rule, उनको हम आगे वाले lectures में discuss करेंगे। Thank you.